हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं आप लोगों को 5 लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक वो है सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? मृदा स्वास्थ्य। तो मृदा स्वास्थ्य होता क्या है? तो मृदा में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थ एवं सूक्ष्म तत्व की भरपूर मात्रा को स्थिर रखने की प्रक्रिया को ही सॉइल हेल्थ कहते हैं। मृदा में पौधे के लिए, जैसे दोस्तों कोई पौधा है उसके लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आवश्यक पोषक तत्व हैं और उनमें जो कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव है, इन सभी की भरपूर मात्रा को स्थिर करने की प्रक्रिया को ही सॉइल हेल्थ कहा जाता है। सॉइल हेल्थ जो होता है वह जैव विविधता पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? जैव विविधता पर। तो मृदा में पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा को स्थिर रखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? सॉइल हेल्थ कहते हैं। आगे चलते हैं। सॉइल क्वालिटी क्या होता है? मृदा गुणवत्ता। तो मृदा गुणवत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि विशिष्ट प्रकार की मृदा का फिटनेस, अच्छी उत्पादन क्षमता तथा कार्य प्रतिबंधित इकोसिस्टम बाउंड्री, प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्टिविटी को बनाए रखना, मृदा जल की गुणवत्ता को बनाए रखना तथा मनुष्य की स्वास्थ्य को भी बनाए रखने की प्रक्रिया को मृदा की गुणवत्ता कहते हैं। मृदा की गुणवत्ता किसे कहते हैं? मृदा की गुणवत्ता से तात्पर्य है कि मृदा में विशिष्ट प्रकार के मृदा जो है उनका क्या करना, उनका जो फिटनेस होता है उसको बनाए रखना और अच्छी उत्पादन देना, और इकोसिस्टम बाउंड्री, प्लांट और एनिमल प्रोडक्टिविटी को क्या करना? बनाए रखना, मृदा जल की गुणवत्ता को बनाए रखना तथा मनुष्य स्वास्थ्य को भी बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा की गुणवत्ता कहते हैं। तो ये भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। मृदा में जल भराव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मृदा में जल भराव क्या होता है? तो जल भराव पानी के साथ मिट्टी की क्या है? संतृप्ति है। मिट्टी को जल भराव तब माना जाता है जब वह पानी से लगभग संतृप्त हो जाए। ऐसा तब होता है जब पानी का स्तर इतना हद तक बढ़ जाता है कि यह फसल के खेत में मिट्टी के छिद्रों तक पहुंच जाए, जिसके परिणाम से क्या होता है? मिट्टी को हवा की सामान्य आपूर्ति, ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट और कार्बन डाइऑक्साइड और एथिलीन के स्तर में वृद्धि होती है। जल भराव का कारण क्या है? तो जब नदी पास में हो तब नदी का पानी मिट्टी में घुस सकता है। मिट्टी की लहरों के साथ पानी का जुड़ाव भी लगातार भूमिगत जलाशय में पानी की एक महत्वपूर्ण मात्रा को जोड़ता है। मिट्टी के तापमान में बदलाव, जल प्रिय जंगली पौधे की वृद्धि, इससे मिट्टी के पोषण तत्व प्रभावित होते हैं। मच्छरों और रोग वाहकों के प्रजनन के कारण मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ओवरलैंड रन ऑफ अपर्याप्त जल निकासी घुसपैठ की दर को बढ़ाती है और बदले में जल तालिका को ऊपर उठाने में मदद करती है। तो यह था दोस्तों जल भराव और जल भराव के कारण। इसके रोकथाम के उपाय को भी देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों रोकथाम का पहला उपाय यही कि नहरों से जल रिसाव को कम करना। क्या करना? रिसाव को कम करना। दूसरा रोकथाम का उपाय कि अत्यधिक सिंचाई पर प्रतिबंध लगाना, मतलब ज्यादा सिंचाई नहीं करना चाहिए। अगला है पीने के पानी की पर्याप्त निकासी। जो पीने का पानी हो उसके निकासी के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करना चाहिए। बंधी नलियों से अतिरिक्त जल निकासी करनी चाहिए। तो यह था क्या? जल भराव का रोकथाम। आगे चलते हैं। अम्लीय मृदा क्या होता है? एसिडिक सॉइल। तो जहां पर दोस्तों अधिक वर्षा होती है, जैसे आप अपने गांव में देखिए, अपने घर में जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, देखेंगे जब अधिक वर्षा होने लगेगी तो उसके बाद जो भूमि का ऊपरी परत होता है, जो कृषि योग्य भूमि होता है, वह क्या होता है? बह जाता है। उसके ऊपर दोस्तों जो ऊपर भूमि होता है कृषि योग्य, दोस्तों क्षारीय होता है, तो वह बह जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो अम्ल होता है, जो मृदा का पीएच होता है, वह 6.5 से कम हो जाता है, जिसे अम्लीय मृदा माना जाता है। तो जहां अधिक वर्षा होती है वहां वर्षा के कारण भूमि की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 6.5 से कम हो जाता है। ऐसी भूमि को ही अम्लीय भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि को ही क्या कहते हैं? अम्लीय भूमि या एसिडिक सॉइल कहते हैं। तो समझ गए होंगे, फिर सुन लीजिएगा। जहां पर अधिक वर्षा होता है
वहां से वर्षा के कारण भूमि की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान 6.5 से कम हो जाता है। ऐसी भूमि को ही अम्लीय भूमि कहते हैं। आगे चलते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिमोट सेंसिंग, रिमोट मतलब क्या था? दूर से सेंसिंग, कंट्रोल करना, दूर से कंट्रोल करने की प्रक्रिया को कह सकते हैं। तो यह एक ऐसा उन्नत विधा है जिसके माध्यम से ऊंचाई पर जाकर किसी भौतिक संपर्क के बिना, मतलब बिना पृथ्वी को छुए या बिना किसी भौतिक संपर्क के पृथ्वी के धरातलीय रूपों और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, तो उसी को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से क्या होता है? ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक संपर्क के पृथ्वी के धरातलीय रूपों और संसाधनों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, तो उसी को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। सुदूर संवेदकी जिसे कहते हैं हिंदी में। तो समझ गए होंगे रिमोट सेंसिंग कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे आपकी सॉइल है और बिना सॉइल के संपर्क के कुछ ऊंचाई पर आएंगे। उच्च ऊंचाई से दोस्तों मृदा के अंदर की जो संरचना है, मृदा के अंदर क्या कार्य हो रहा है, उसके अंदर का जो संसाधन है उसका अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करेंगे, तो दोस्तों इसी को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। मतलब यहाँ तक नहीं आना, यहीं से इस सिर्फ मृदा के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या इसकी संरचना है, सब कुछ देख लेंगे, तो उसी प्रक्रिया को रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं। जैविक उपचार। जैविक उपचार मतलब दोस्तों जीवों से उपचार की प्रक्रिया को ही जैविक उपचार कहते हैं। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं या उनके एंजाइमों का उपयोग करके किसी संदूषित हो चुके पर्यावरण को उसकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? जैविक उपचार कहा जाता है। जैविक उपचार क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों को या जीवाणुओं या उनके एंजाइमों का उपयोग करके किसी प्रदूषित हो चुकी पर्यावरण को पुनः उसकी मूल स्थिति में लाने की प्रक्रिया को या प्रयास को ही जैविक उपचार कहा जाता है। तो जैविक उपचार समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों प्रॉब्लमेटिक एंड देयर सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। तो हम लोग पहले देखेंगे समस्याग्रस्त मृदा होती क्या है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती क्या है। तो वह मृदा जिसमें उपयुक्त सुधार उपायों को अपनाए बिना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद कृषि नहीं की जा सकती, उसे ही समस्याग्रस्त मृदा कहते हैं। वह मृदा जिसमें उपयुक्त सुधार उपाय, मतलब दोस्तों यदि आप किसी चीज की बुआई करेंगे तो उसके लिए आप, जैसे मान लीजिए आपका क्षारीय मृदा है तो वहाँ पे जिप्सम का प्रयोग बिना किए वहां पे खेती नहीं कर सकते। तो वही बोल रहा है कि वह मृदा जिसमें उपयुक्त सुधार, मतलब बिना सुधार के उपाय के अपनाए बिना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद कृषि नहीं की जा सकती, तो उसी को समस्याग्रस्त कृषि कहते हैं, सॉरी समस्याग्रस्त मृदा कहते हैं। कृषि योग्य भूमि जितनी भी हमारे पृथ्वी पर, उसमें 50% जो भूमि है वह समस्याग्रस्त है। ठीक है, तो समझिए होंगे समस्याग्रस्त मृदा क्या होती है? वह मृदा जिसमें उपयुक्त सुधार उपायों को अपनाए बिना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद कृषि नहीं की जा सकती, उसी को समस्याग्रस्त मृदा कहते हैं। आगे चलते हैं। मृदा क्या होती है? मृदा क्या होती है बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ सकता है एक नंबर में। तो मृदा क्या होती है? भूमि की ऊपरी परत जो कृषि करने योग्य परत होती है उसे क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। जैविक भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं एवं एक लंबी अवधि तक बने रहने से मृदा का निर्माण होता है। तो यही थी दोस्तों मृदा। मृदा क्या होती है? भूमि का जो ऊपरी परत होता है उसी को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। आगे दोस्तों दियारा भूमि। तो दियारा भूमि क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दियारा भूमि क्या होता है? भूमि का वह टुकड़ा जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना। दोस्तों आप लोग देखेंगे गंगा नदी के बीच में, तो इधर से भी नदी इधर से नदी, बीच में एक क्या बन गया? एक लेयर बन गई है दोस्तों। यही जो लेयर बन गई है, यही भूमि की जो टुकड़ा है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को दियारा भूमि कहा जाता है। ठीक है, और यदि दियारा खेती पूछ दिया तो इसके किनारे पे जो दोस्तों भूमि स्टोर होती है उस पर जो खेती की जाती है उसे दियारा खेती कहा जाता है। तो दियारा खेती, दियारा भूमि समझ गएंगे। आगे देखेंगे बंजर भूमि। तो बंजर भूमि होता है क्या? मैं बता देता हूँ वैसे ही, कि वह भूमि जिसमें लवणों की अधिकता हो या जिस पर खेती नहीं की जा सकती या खेती की जाएगी तो बहुत कम उत्पादन होगा, उसी को बंजर भूमि कहते हैं। देख लीजिएगा आप। वह भूमि जिसमें लवणों की अधिकता हो, ऐसी भूमि में कुछ उगाया नहीं जा सकता या बहुत कम उत्पादन होता है, तो उसी को बंजर भूमि कहते हैं। तो ये कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जो लगातार पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को कुछ लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है।
मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर। तो मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में हम लोग अंतर देखेंगे। तो इधर मृदा उर्वरता है, इधर मृदा उत्पादकता है। तो मृदा उर्वरता क्या होता है? मृदा उर्वरता को उसकी उपज से मापा जाता है, अर्थात कुंतल किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में मापा जाता है। और मृदा उत्पादकता को उसकी उपज के मूल्य से मापा जाता है, अर्थात 1 एकड़ की उपज का मूल्य जितना रुपया होती है उसमें मापा जाता है। अगला पॉइंट है, मृदा उर्वरता पौधे के सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त रूप, उचित मात्रा तथा उचित संतुलन प्रदान करने की क्षमता होती है। लेकिन जो उत्पादकता होती है वह पौधों या फसल पैदा करने की क्षमता नहीं होती। किसमें? प्रोडक्टिविटी में। अगला है, मृदा उर्वरता उपज या मूल्य बढ़ने पर मृदा की उर्वरता नहीं बढ़ती जब तक कि अच्छी जुताई, खाद, सिंचाई तथा जल निकास आदि से उसकी उर्वरता न बढ़ जाए। लेकिन जो मृदा उत्पादकता होती है उसमें उपज का मूल्य बढ़ने पर किसी मृदा की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होने पर उसकी उत्पादकता अधिक हो जाती है। तो यह क्या था? यह था मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर। आगे देखेंगे लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में अंतर। तो लवणीय मृदा क्या होती है? इधर लवणीय मृदा, इधर क्षारीय मृदा। तो लवणीय मृदा में जो विद्युत चालकता होता है वह 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 ds प्रति मिनट से अधिक होता है। जो क्षारीय मृदा होता है इससे विद्युत चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 dsm से कम होता है। अगला है हानिकारक विलेय लवण 0.2% से अधिक होता है। जो लवणीय मृदा होता है इसमें जो हानिकारक विलेय लवण होता है वह 0.2% से अधिक होता है। और जो क्षारीय मृदा होती है इसमें हानिकारक विलेय लवणों की मात्रा 0.2% से कम होती है। अगला है लवणीय मृदा में विनियम सोडियम की मात्रा 15% से कम पाई जाती है और क्षारीय मृदा में विनियम सोडियम की मात्रा 15% से अधिक पाई जाती है। लवणीय मृदा का पीएच 8.5 से कम होता है। किससे कम होता है? 8.5 से। और क्षारीय मृदा का 8.5 से 10 तक रहता है। अगला है लवणीय मृदा यांत्रिक विधियां उपयोग में लाने से सुधर जाती है। जो क्षारीय मृदा होती है इसको यांत्रिक विधियों के साथ साथ रासायनिक सुधारकों का भी उपयोग करना पड़ता है। अगला है लवणीय मृदा में सोडियम क्लोराइड तथा सल्फेट की प्रधानता होती है। क्षारीय मृदा में सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। तो यह था लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में अंतर। तो समझ रहे होंगे आप लोग। आगे देखेंगे जल अपर्दन से हानियां। जल अपर्दन से हमें क्या क्या हानि होती है? डिसएडवांटेज ऑफ वाटर इरोजन। तो आप लोगों ने पढ़ा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, फिर भी बता दे रहा हूँ। तो पहला क्या हमें नुकसान होता है? पहला नुकसान तो ये था कि कृषि की विभिन्न क्रियाओं में बाधा आने लगती है। यदि दोस्तों जल अपर्दन होगा तो क्या होगा? हमारी जो ऊपरी परत है भूमि की वह क्या होगी? बह जाएगी, जिससे हमें कृषि बहुत बाधा आता है। अब मृदा का खुला हो जाता है, सब सॉइल का क्या हो जाता है? खुला हो जाता है। फसल की उपज में कमी आ जाती है। वर्षा जल के बनकर नष्ट हो जाने से वह फसल उत्पादन के काम में नहीं आता है। अगला है मृदा ऊपरी सतह और कभी कभी अमृदा भी बहकर नष्ट हो जाती है। अगला पॉइंट है मृदा की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है। अगला पॉइंट है सड़क एवं रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब क्या था? ये सब था जल अपर्दन का हानि। जल अपर्दन से क्या क्या हमें हानियां होती हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है, आज ही आप लोगों का एग्जाम है, इसकी वजह से आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। उससे पहले क्वेश्चन और देख लीजिए कि चूने का अम्लीय मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चूने का अम्लीय मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला देखेंगे भौतिक प्रभाव। तो भौतिक प्रभाव क्या पड़ता है चूने का मृदा पे? मृदा संरचना में सुधार आ जाती है, मृदा की स्थूल घनत्व में कमी आ जाती है। रासायनिक प्रभाव क्या पड़ता है? मृदा के पीएच में वृद्धि हो जाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी व हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीज की विलेयता पर प्राप्यता में कमी आ जाती है। इसके प्रभाव से चूने का विनिमयशील की मात्रा बढ़ जाती है। पोटेशियम प्राप्यता प्रभावित हो जाती है। भारी धातु तत्व जैसे जिंक, कांच, निकिल, ये सब विषैले प्रभाव में कमी आ जाती है। इसका जैविक प्रभाव देखेंगे तो इसका वायुजीवी बैक्टीरिया की सक्रियता में वृद्धि मिलता है। किससे? चूने से। कार्बनिक पदार्थ का तीव्र विच्छेदन होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तथा सल्फर का ऑक्सीकरण में वृद्धि होती है। आलू में पोटैटो स्क्वेयर बीमारी का अधिक प्रकोप किसके कारण होता है? चूने के कारण होता है। अधिक चूना के प्रयोग से हमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक चूना यदि हम प्रयोग करेंगे तो उससे पौधे के लिए आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक की प्राप्यता में अवरोध उत्पन्न होगा। पीएच में अत्यधिक परिवर्तन के फलस्वरूप मृदा गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जीवाणुओं की सक्रियता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो यही सब दोस्तों चूने का अम्लीय मृदा पर प्रभाव। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।